हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू में जो हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर में ऑल ब्रांच के लिए कॉमन होता है। एक हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 4 का पार्ट 1। जो यूनिट 4 है वो है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने 3 यूनिट डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं यूनिट 4 का पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बात करते हैं पहला कि जो हमारा टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, डिस्कस करेंगे हम। सेकंड हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड होगा हमारा टाइप ऑफ प्रेशर। टाइप ऑफ प्रेशर में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा इसमें टाइप ऑफ फ्लूइड की आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। जैसा कि दोस्तों मैंने डिफिनेशन लिखा है फ्लूइड का। हमारा फ्लूइड क्या होता है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस हमारा होता है विच डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यू डिफॉर्म होता है व्हेन सब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। जब उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल बाहर से क्या करते हैं, शेयरिंग फोर्स को अप्लाइड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है। फ्लूइड हमारी दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, फ्लूइड है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या फिर कोई भी शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहता है। ये बॉडी क्या कहते हैं, फ्लूइड क्या करती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है, यह हमारा कहलाता है फ्लूइड। हम दोस्तों बहुत शार्ट में बात करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जितने भी यूनिट है कंप्लीट हो जाए टाइम टू टाइम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो टॉपिक है आपके इसमें, वह है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया गया है कि कोई भी द्रव है, हमारा लिक्विड है, सपोज दैट ये बॉडी है, मैंने लिक्विड है, जब हमारा लिक्विड ये फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो क्या होता है, इसमें एक जो लेयर बन जाती है बॉडी पे, ऐसे लेयर, फ्लूइड हमारा क्या लेयर बाय लेयर होता है, तो इसमें क्या होता है, फोर्स काम करता है। जो फोर्स काम करता है वो हमारा कहलाती है विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, और इसमें फोर्स कौन होता है, वो होता है हमारा शेयरिंग फोर्स। तो जैसा कि मैंने कंसिडर किया हुआ है कि shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shearing strength। कहने का मतलब, जैसे हमारी बॉडी है, एक ये लेयर है, इसका मैंने वेलोसिटी मान लिया यू है, उसके ऊपर जो मैंने वेलोसिटी मान लिया यू प्लस डी यू है। ओके, और हमारी जो एक दूसरे से लेयर है ना, बहुत पतली होती है, बट मैंने मान लिया अभी डी वाई है, ये हमारा क्या डी वाई है। ठीक है, तो जो भी हमारा स्ट्रेस लगता है, जो हमारा फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लेयर के, जो हमारा डी यू अपन डी वाई हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कांस्टेंट निकल के आता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो डी यू अपन डी वाई होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक बात दोस्तों और मैं बता दूं, अगर आपको ये सब सारी चीजें डिटेल से देखना है तो इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। ये मैं यूनिट 1 पूरा डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा शार्ट में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फ्लूइड की। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जैसा कि डेंसिटी है, या फिर हम डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कहते हैं। जैसा कि डेंसिटी क्या होती है, डी इक्वल टू एम अपन वी। मास पर यूनिट वैल्यूम, हमारा ये एम क्या है, मास है, वी क्या है, वैल्यूम है। जो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं मास पर यूनिट वैल्यूम एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा डी और तो डेंसिटी होता है वो मास अपन वैल्यूम होता है फ्लूइड के लिए। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी को क्या करना है, दिखाना है डिफिनेशन लिख के। ठीक है, तो एम हमारा क्या है, केजी होता है, और वी हमारा क्या वैल्यूम होता है, इसे मीटर क्यूब। तो यूनिट इसलिए हमारी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ये होगी डेंसिटी, या फिर हम इसे कहते हैं मास डेंसिटी। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं वेट डेंसिटी। जैसा कि हमने इसके पहले देखा, क्या देखा था डेंसिटी के बारे में, तो हमारी जो वेट डेंसिटी होती है वो होता है वेट पर यूनिट वैल्यूम। किसी भी फ्लूइड का जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, अगर हमें वेट डेंसिटी को फाइंड करना है तो वेट का और उसके वैल्यूम का
डिवाइड कर दे तो हमें पता चलेगा कि वेट डेंसिटी हमारी क्या होती है। ओके, तो वेट हमारा क्या हो गया, mg हो गया, वैल्यूम हमारा क्या होगा, v होगा। अब mg एक हमारा क्या न्यूटन है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अब देखो हमें अभी पढ़ा था जो हमारी डेंसिटी होती है d इक्वल टू क्या होती है, m अपॉन वी, m अपॉन वी होती है रो। तो इस तरीके से m अपॉन वी को मैंने रो से डिनोट किया और ये g हो गया रो और g, यानी वेट डेंसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रो डेंसिटी इंटू जो हमारा ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी हमारे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हो गई वेट डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यूम। स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या है, जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यूम में से ये मैंने v से कंसिडर किया हुआ है, v अपॉन m। हमें पता था, अभी हमने पढ़ा था रो इक्वल टू क्या पढ़ा था, m अपॉन v। अब हमारा ये क्या है, यहाँ उल्टा है, जस्ट उल्टा है, यानी अगर हम इसको रेसिप्रोकल में करें 1 अपॉन रो तो हमें पता चलेगा हमारी स्पेसिफिक वैल्यूम क्या है। तो स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम अपॉन मास। ओके, क्या होता है, वैल्यूम अपॉन मास। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी यह डिफाइन करती है कि स्पेसिफिक वेट एट ए गिवन फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है, कोई भी हमारा फ्लूइड है, उसका स्पेसिफिक वेट हमारा जो फाइंड करते हैं वह कितना है, और उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट क्या है। जैसे हमें पता है स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस को कंसिडर करते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके, अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, तो जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसमें क्या करता है, एक फोर्स काम करता है, एक फ्लो, एक रेजिस्टेंस फाइंड इसमें होता है दोस्तों, जो हमारा रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो हमारा फ्लूइड है उसको फ्लो में ऐसे क्या करता है, रोकता है, इस तरीके से हमारा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। और जितने भी हमारे आइडियल फ्लूइड होते हैं उनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती, यानी विस्कोसिटी जीरो होती है, यानी रो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ये हमारी होती है विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों प्रॉपर्टी हो गई फ्लूइड की। जैसा कि आपने सरफेस टेंशन को पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा। अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन दोस्तों कुछ नहीं, एक हमारा खिंचाव बल होता है, एक तरीके का हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, जो बॉडी को क्या करता है, खींच के रखता है। जब कोई भी बॉडी को क्या करेगा, सपोज दैट हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, अब इसमें सरफेस टेंशन लग रहा है। जब ये बॉडी में सरफेस टेंशन लगेगा तो बॉडी को क्या करेगा, खिंचाव करेगा। जब खिंचाव करेगा तो एरिया क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी बॉडी को देखो, अगर किसी बॉडी को इंक्रीज करते हैं, उसमें खिंचाव बल लगेगा तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो कोई जनरल बात है। पहले हम बात करते हैं जो हमारे हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम दिखाते हैं कि सरफेस टेंशन हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैंने एक लिक्विड लिया, इसमें क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या है, स्फीयर टाइप के हैं। स्फीयर भी हमारा किस कारण से होता है, पानी की बूंदे गोल क्यों होती हैं, वो भी हमारा सरफेस टेंशन का एक रीजन होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी बॉडी के सारी इसमें एलिमेंट लगे है पूरे। ठीक है, मैंने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किए इस तरीके से, एक ए, एक बी और सी। इन तीनों का देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है इसमें कोई सी फोर्स काम करेगा, और यहां हमारा क्या है, एयर है, और ये हमारी क्या है, एक लेयर है। लेयर इसलिए फाइंड हो रही है क्योंकि हमारा ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, लिक्विड है। ये हमारी एक लेयर है जो दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो दोस्तों हम देखते क्या है, ए बॉडी में, बी बॉडी में और सी बॉडी में। पहले हम देखते यहाँ हमारा क्या लिक्विड है, यहाँ हमारा क्या एयर, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये लिक्विड है, अब अगर ये लिक्विड ये पूरे इसमें पूरे कंटेनर में मैंने मान लिया क्या है, लिक्विड है। जब पूरे कंटेनर में लिक्विड है, यहाँ क्या होता है, कोई सी फोर्स काम करेगा। अब कोई सी फोर्स कहाँ काम करता है, जो भी हमारे कोई सी फोर्स होते हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में काम करते हैं। ठीक है, सेम टाइप का मैं कहने का मतलब क्या है, यहाँ पूरा क्या है, लिक्विड लिक्विड है, यानी ये सेम टाइप का है। तो सेम टाइप का मतलब क्या है, कोइसिव है, यहाँ कोइसिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, अगर हम एडिशन फोर्स की बात करें या फिर एडिसिव फोर्स की बात करें, यहाँ हमारा क्या एयर है, यहाँ हमारा लिक्विड है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। तो अगर डिफरेंट टाइप की हमारी कोई भी प्रॉपर्टी वहां अगर दोनों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां हमारा क्या प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, वहां लगता है हमारा एडिशन फोर्स लगता है, वहां क्या कर सकता है, एडिसिव फोर्स काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें, ये जो भी हमारी मॉलिक्यूल्स ए है, यहाँ हमारा सरफेस जो हमारा टेंशन लग रहा है वो हर तरीके से इक्वल लग रहा है, इस तरफ भी पूरे डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है। इस तरीके से अगर हमारा जो ए है, जो मैंने ए एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है,
इसमें क्या है, पूरे हर तरह से फोर्स इक्वल लग रहे हैं चारों तरफ से, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वह हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा। ये हमारा क्या है, जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स क्या द्रव के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, वैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अगर हम कोई भी पार्टिकल को देखिए, अगर वो सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे है, जब सरफेस पे है तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या क्या फोर्स है, सरफेस टेंशन का मैंने बताया क्या, खिंचाव बल होता है। तो खिंचाव बल क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा, इस मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर, इस बॉडी को, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। जब नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, अगर ये क्या सतह पे है, क्योंकि यहाँ क्या है, एयर है, यहाँ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसके ऊपर कोई खिंचाव नहीं लग रहा है, ये तो अभी खिंचाव कहाँ लग रहा है, लिक्विड पे लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया एरिया, यहाँ जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो कितना, लिक्विड में होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे पहले, किसमें, लिक्विड में है। तो लिक्विड में यहाँ हमारा लिक्विड अंदर भरा हुआ है, इस बॉडी को क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, इसको कंटिन्यू खींच रहा है। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना दोस्तों, वह कहां काम करता है, नीचे काम करता है। रिजल्टेंट फोर्स यानी जीरो नहीं होता, उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये हो गई बी। अगर इस बॉडी को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, हाफ हमारा बाहर है, हाफ हमारा क्या है, अंदर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी जो हमारा सरफेस टेंशन है लिक्विड में काम करेगा। सरफेस टेंशन हमारा क्या करेगा, इस बॉडी को कंटिन्यू क्या करेगा, खींचेगा। जब हमारा कंटिन्यू खींचेगा इस बॉडी को, तो हमारा जो फोर्स है वो कितना होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वह किस तरीके से काम करता है, डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर सरफेस टेंशन के बारे में पूछा जाता है। इस तरीके से हमें दिखाना है कि सरफेस टेंशन की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये तो होगी सरफेस टेंशन की बात। जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। ठीक है, टी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल होता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं यूनिट की, जो आपके एग्जाम में भी, जनरल एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चाहिए कि डिटेल से सरफेस टेंशन का वीडियो, तो उसके लिए दोस्तों अलग से मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप डिटेल से हर एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लिंक में देख सकते हैं, हर एक वीडियो आपको अलग मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। जो हमारा एफ क्या है, फोर्स है, न्यूटन होता है, एल क्या है, मीटर है। ये तो हो गई दोस्तों सिंपल यूनिट किसकी, सरफेस टेंशन की। बट ऐसा एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में कैसा पूछता है, देखो रिलेशन में करके बताता हूं। जो डब्ल्यू हमारा वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से अगर हम फोर्स को फाइंड करूं तो वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपॉन एस। यानी हम यहां क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एस इंटू एल। यानी यहां भी यही भी हमारी डिस्टेंस है, ये भी हमारी डिस्टेंस है, एक तरीके से हमारी क्या हो गई, एरिया हो गई। तो टी इक्वल टू क्या निकला, डब्ल्यू अपॉन ए। अब हमारा वर्क क्या है, जूल है, ये क्या मीटर स्क्वायर है। तो टी इक्वल टू ना, जब हमारा सरफेस टेंशन की यूनिट पूछेगा इस तरीके से पूछेगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर आपको न्यूमेरिकल भी देगा तो इस तरीके से देगा, डब्ल्यू की वैल्यू देगा और ए की वैल्यू देगा, और आपसे कहेगा सरफेस टेंशन को फाइंड करें। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गुणा करना है या भाग करना है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों हो गई जनरल बातें जो जो मैंने बताया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। डिटेल बहुत दोस्तों नहीं देखेंगे, जितना आपके एग्जाम में बीटेक में अभी थर्ड सेमेस्टर में आपको जितना यूज करना मैं उतना बताऊंगा। अब देखो, बताने को तो दोस्तों तो बहुत कुछ है। अगर हम देखें मच्छर जो हमारा होता है, मच्छर क्या होता है, पानी में तैरता रहता है, बैठता है तो, या फिर कोई हमारी पतली सुई होती है, या फिर हमारा छोटा सिक्का कोई होता है, वो इस लिक्विड में तैर जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। क्यों, देखो अगर हमारे देखे कोई भी ढीली रस्सी है इस तरीके से, जब इसमें सरफेस टेंशन वर्क करता है ना, जब इसमें सरफेस टेंशन वर्क करता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, खिंचाव बल, मतलब खिंचाव फेस करती है। ठीक है, खिंचाव करती है। जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या होता है, एक खिंचाव बल होता है। जब ये खिंचाव बल होता है ना, तो इस लिक्विड को क्या करता है ना, इस सरफेस में एक मेम्ब्रेन टाइप में बन जाता है। मेम्ब्रेन एक सतह बन जाती है, ऐसे टाइट सतह बन जाती है। जब ये टाइट हो गई, इसमें सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, इसमें सरफेस टेंशन कंटिन्यू लग रहा है। ऐसे मेरी बॉडी थी, सरफेस टेंशन, ये मेरी बॉडी क्या हो गई, टाइट हो गई। जब मैं टाइट हो गई तो मैं इसमें कोई मच्छर बैठता है, या फिर हम कोई पतली सुई रख देते हैं, फिर कोई छोटा सिक्का रख देते हैं ना, वो आसानी से क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, एरिया को रिड्यूस करता है। देखा होगा जनरली जो घर में जो औरतें होती हैं वो बाल को क्या करती हैं, सुखाती हैं। जब उसमें पानी लगा होता है ना, जब उसमें पानी लगा होता है तो बाल क्या होते हैं, चिपके चिपके रहते हैं। किसके कारण, पानी है उसमें क्या होगा, एरिया उसका क्या चिपका रहता है, खिंचाव बल प्रोड्यूस करता है। जब उसका पानी हट जाता है ना तो फैल जाते हैं। तो इस सरफेस टेंशन का रीजन होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ब्रश को,
ब्रश को जब खुला खुला रहता है तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल होते हैं सब क्या दूर दूर रहते हैं ब्रश के, जब उसमें हम डालते हैं लिक्विड में, वो क्या होता है, पूरे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस टेंशन की कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे। आपने देखा होगा जनरली जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं तो हमारे जल्दी साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब देखो मैं बताता हूं। देखो, जैसा कि हर एक जो उसमें पानी होता है, लिक्विड है, उसमें ये क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब हम कोई भी लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा, जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो जो लिक्विड है ना वो पतला हो जाता है। लिक्विड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड हमारा क्या होता है, पतला हो जाता है, तो क्या हर तरीके से फैल सकता है। तो इस तरीके से जब हमारा कपड़ा क्या करते हैं, हम गर्म कर देते हैं पानी को, तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, उसका डिक्रीज हो गया। जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो गया, लिक्विड क्या हो गया, पतला हो गया। जब पतला हो गया तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, उसमें जो भी हमारा कपड़ा है वो आसानी से क्या हो जाता है, हर तरीके से उसमें लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं, जो हमारा लगा होता है वो हर तरीके से फैल जाएगा पानी इजिली, हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल होते हैं। अब मैं बात करूं जैसे गर्म खाना, आपने देखा हो गर्म खाना क्या होता है, खाने में अच्छा लगता है ठंडे खाने के अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, यह भी हमारा क्या सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ओके, सरफेस टेंशन का किस तरीके से एग्जाम्पल है, देखो जब हम गर्म खाना क्या करते हैं, टेम्परेचर हमारा गर्म होता है, सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है ना, तो जो लिक्विड होता है जो गर्म होता है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब लिक्विड एरिया क्या होता है, उसको बढ़ने लगता है, एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ने लगता है तो हमारे जब जीभ में जाता है ना, उस जीभ में चारों तरफ से खाना फैल जाता है। इस तरीके से हमें क्या होता है, खाना टेस्टी लगता है। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल। चार टाइप का मैंने लिया हुआ है इंपॉर्टेंट। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, सेकंड हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। सबको वन बाय वन समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले डिफिनीशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो डिफिनीशन हम देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सपोज दैट मैंने एक लाइन ड्रा किया अभी, ये जो लाइन मैंने ड्रा किया, अभी मैंने मान लिया ये जो हमारा प्रेशर है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई भी मेजरमेंट करते हैं, यानी ऊपर हम जाते हैं, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं हम, गेज प्रेशर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर हम इस लाइन से नीचे के प्रेशर को कुछ मेजर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ओके, और अगर मैं इसी पॉइंट से सेम से एक नीचे लाइन ड्रा करूं, इस तरीके से अगर मेजर कर रहा हूं, इस बिलो लाइन से यहां तक के लिए, तो एक हमारा होता है ये जो जीरो, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। क्या होता है, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। तो आपको इतनी बात समझ में आई? अगर देखो इस लाइन से ये जो मैंने एब्सोल्यूट वैक्यूम कंसिडर किया हुआ है, यानी अब यहाँ पे क्या लगा जा रहा है, एब्सोल्यूट लग जा रहा है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो है। अगर हम यहाँ से कोई भी प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम ये बात करें तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। अगर हम यहाँ से, अगर मैंने पॉइंट ए मान लिया, अगर हम इस पॉइंट तक की कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं अब यहाँ से, इस लाइन से, तो यहाँ से हम जो भी मेजर करेंगे वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर कहलाएगा। और अगर हम यहाँ से सेम इस लाइन से अगर हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर को, तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम कोई इस पॉइंट से, इस लाइन से अगर हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं, वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसी के अकॉर्डिंग क्या डिफिनीशन बनाई गई है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो होता है, इसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर हम इस लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है और यही से हमारी डेफिनेशन बनती है। कह रहा है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर,
एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर ऑफ हैविंग नो मैटर और ए कंप्लीट वैक्यूम। वहां पे क्या है, कोई मैटर नहीं है, वैक्यूम है, इनसाइड अ प्लेस, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, सी लेवल पे होता है। ठीक है, अब हम सी लेवल पे यहाँ से क्या है, जब नीचे जा रहे हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ पे हमारा इस लाइन में मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम क्या कर रहे हैं, जब नीचे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। सेकेंड हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एयर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर लगेगा, तो वहां पे क्या होता है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे बताया, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द वेट ऑफ द एयर एबव द सरफेस एक्सर्ट अ फोर्स पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम बैरोमेट्रिक मीटर से मेजर करते हैं, और इसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ये हमारी हो गई डिफिनेशन। सेकंड हम बात करते हैं कि हमारा गेज प्रेशर क्या होता है। अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो कह रहा है कि ना, द प्रेशर एज कैलकुलेट इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द गेज प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम ऊपर जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हमारा होता है गेज प्रेशर, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव से कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया गेज प्रेशर। सेकेंड हमारा होता है वैक्यूम प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम कोई भी प्रेशर को नीचे मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। ठीक है, क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। तो वही कह रहा है कि द प्रेशर विच इज कैलकुलेट बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम इससे कुछ नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। इसे हम क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ द गेज प्रेशर इज कॉल्ड द वैक्यूम प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, और ये चारों टर्म। तो शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम पहले बात करने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जो बात करने वाले हैं, पहला होता है आइडियल फ्लूइड। इसको हम बोलते हैं आदर्श द्रव। तो ये क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल मीन्स होता है कि अगर हम कोई लिक्विड है उसको अगर हम कंप्रेस करें, दबाने की कोशिश करें, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी विस्थापन या कोई चेंजेज ना हो, तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्रेसिबल। और नॉन विस्कस क्या होता है, जिसमें कोई भी श्यानता ना हो, उसमें हम चाहे इतना फोर्स लगाएं उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, उसका लेयर में कोई डिफॉर्मेशन ना हो, तो उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। वहीं बात करें रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वो होती है जिनके पास विस्कोसिटी होती है। आजकल हम अगल बगल अपने चारों तरफ जितने भी फ्लूइड देखते हैं, जितने भी द्रव देखते हैं, वो क्या होती हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। अब बात आती है थर्ड में, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ का, अब क्या करते हैं, ओबे, जो न्यूटन्स लॉ का पालन करते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपान डी वाई, मतलब कि जैसे हम इसमें फोर्स लगाएं, शियर स्ट्रेस लगाएं, उसके वेलोसिटी में दूरी के हिसाब से चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएं, तो होती है हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में अगर हम बात करें, जैसे हो जाता है हमारा वाटर। वाटर हमारा क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। क्या हो जाएगा, एयर। गैसोलीन, गैसोलीन वो होती है जो हम बात करते हैं पेट्रोल की, अधिकतर इसी के टर्म में हम गैसोलीन यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। वहीं आगे बात करें तो आता है हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। वो फ्लूइड जो न्यूटन लॉ का फॉलो नहीं करते। जब भी हमने बात किया, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपान डी वाई, अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो हमारे आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। वहीं पे एक और फ्लूइड है जो बहुत रियरली केस में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, वो जो यील्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू है उससे भी अधिक होती है, तो इसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को बोलते हैं, एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बिंघम प्लास्टिक। इसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। ये क्या होती है, अभी हम आपको एक ग्राफ की सहायता से देखेंगे। पहले इसमें बात कर लें आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में कौन कौन से मैटर है, कौन कौन से फ्लूइड आते हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा टूथपेस्ट, आप समझ सकते हैं यील्ड वैल्यू क्या होता है, अभी आप समझा सकते हैं, आपको ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। तो जो टूथपेस्ट होता है वो तो हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अगर और बात करें तो जीवेज, जो सीवेज स्लज होता है,
सीवेज जो स्लज होता है वो भी हमारा होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और एक चीज़ बात करें, जो जेल होता है, नाम सुना होगा जेल, ये भी हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में आता है। और ड्रिलिंग मड, आप देखो जब कहीं ड्रिल करते हैं तो उसमें एक मड निकलता है, कीचड़ निकलता है, वो भी हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है। तो अब इतने एग्जाम्पल हैं क्या, टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, जेल, ड्रिलिंग मड। आइए अब इसको हम सभी फ्लूइड को एक ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है ग्राफ ही अधिकतर आता है, पूछ लेता है ये ग्राफ किस फ्लूइड को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने एक फ्लैट दिया, ग्राफ दिया है। इस तरफ क्या है हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ है। इस तरफ इलास्टिक ग्रेडियंट डी यू अपान डी वाई। हमने विस्कोसिटी में बहुत तरीके से बात किया कि इलास्टिक ग्रेडियंट होता क्या है, मतलब कि जैसे जो लेयर वाइज होते हैं, अगर इसमें जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अगर इनके इलास्टिक में कोई चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक ग्रेडियंट, और ये हमारा होता है डी वाई, और जो इलास्टिक चेंज होती है हमारे डी यू। तो इस रेशियो को बोलते हैं इलास्टिक ग्रेडियंट। तो बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो है, मान लीजिए हम इस पर शियर स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, कोई एरिया होता है उसमें फोर्स लगाते तो हमारा क्या आता है शियर स्ट्रेस। मतलब कि अगर हम उसमें फोर्स ना भी लगाएं तब भी क्या हो उसमें इलास्टिक ग्रेडियंट, जो इलास्टिक हो जो फ्लूइड हो वो फ्लो होने लगे, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड। लेकिन वहीं पे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या बोलता है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस, जैसे जैसे आप फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे उसी तरह उसी अनुपात में हमारा जो फ्लो होगा उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा, तो होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली क्या है, तो ये देखो लीनियरली चेंज हो रहा है, तो ये बोलता है हमारा इलास्टिक ग्रेडियंट। बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन लॉ का फॉलो ना करे। जैसे देखिए ये वाला फॉलो कर रहा था, जैसे चेंज होता चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई भी एक फिक्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। वहीं बात करें आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, जिसको हम आज पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए इसको हमें याद करना जरूरी होता है। देखिए क्या है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को हम बोलते हैं हम क्या, एक बार अभी नाम बताए, बिंघम प्लास्टिक। क्या होता है बिंघम प्लास्टिक। ये क्या देखिए यहाँ पे जो अभी तक फ्लूइड की यहीं पे देखिए, यहीं पे इसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, इलास्टिक ग्रेडियंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमको स्टार्टिंग में थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ा, उसके बाद यह क्या हुआ, इसका इलास्टिक या कहें तो ये न्यूटन लॉ को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ये हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। अगर हम आपको एक बार रिवाइज करवाएं तो हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड, तो ये होता है इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस। अगर बात करें तो यहाँ पर केवल इमेजिन है, ये हम इसको केवल इमेजिन करके चलते हैं, ये क्या है कि इमेजिनरी फ्लूइड है। वहीं रियल फ्लूइड में बात करें तो हमारे जो ऑल फ्लूइड आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। वहीं अगर बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड तो वो होते हैं जो न्यूटन लॉ का फॉलो करें। नॉन फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन लॉ का फॉलो नहीं करते। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होती है जिनकी शियर स्ट्रेस वैल्यू उनकी यील्ड वैल्यू से, इस वैल्यू से क्या होती है, अधिक होती हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करने की